merger of business, question number one. This question is from May June 2024, पेपर 3 वेरिएंट 2। बहुत ही रिसेंट सवाल है मर्जर ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो सवाल स्टार्ट होता है, रे एंड स्टीव हैड बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एक पार्टनरशिप है रे एंड स्टीव की, जिसमें वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 they merged their business with Tina Soul Trading Business to form a new partnership। तो कह रहे 1 जनवरी 2023 को रे एंड स्टीव ने अपने पार्टनरशिप के बिजनेस को एक सोल ट्रेडर जो कि टीना थी उसके बिजनेस के साथ मर्ज कर लिया। और जब मर्ज कर लिया तो उन्होंने एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। वो क्या रहा है, पहले रे एंड स्टीव का एक बिजनेस चल रहा था, टीना का अपना बिजनेस चल रहा था। रे एंड स्टीव का बिजनेस एज अ पार्टनरशिप चल रहा था, टीना का बिजनेस एज सोल ट्रेडर चल रहा था। जब दोनों बिजनेस मर्ज हुए तो उन्होंने एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है। अच्छा, इससे पहले ऑन 1 जनवरी 2023, इससे पहले के दोनों बिजनेस मर्ज होते हमारे पास उनकी 31 दिसंबर 2022 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस प्रोवाइड करी हुई है, रे एंड स्टीव के पार्टनरशिप की भी और टीना के सोल ट्रेडिंग बिजनेस की भी। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक। और फिर कैपिटल अकाउंट्स रे एंड स्टीव का अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दो पार्टनर्स एज ऑपरेट कर रहे थे। जबकि टीना के लिए बस टोटल कैपिटल की एक फिगर लिखी हुई है 186,000। और दोनों बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज एंड देन टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की फिगर हमारे पास प्रोवाइडेड है। फिर आगे लिखता है, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर एग्रीड फॉर द न्यू पार्टनरशिप। न्यू पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, इट वुड बी रे 40%, स्टीव का 40% एंड टीना का 20%। यानी कि जो दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे रे एंड स्टीव, उनका न्यू पार्टनरशिप के अंदर जो पीएनएल रेशियो होगा, दैट वुड बी 40% टू द ईच पार्टनर। एंड टीना का जो न्यू पार्टनरशिप के अंदर पीएनएल रेशियो होगा, दैट वुड बी 20%। देयर वुड बी नो पार्टनर सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, कह रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और किसी पार्टनर को कोई सैलरी भी नहीं देंगे। देन आगे एडजस्टमेंट 3 में हमसे क्या कहता है, एडजस्टमेंट 3 में कहता है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। तो रे एंड स्टीव के बिजनेस के भी 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, टीना के बिजनेस के सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। तो गुडविल के लिए हमें कह रहा है कि 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे जो लिखा है ना, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो हम अब लेट्स से रे एंड स्टीव की अगर बात करें, तो सबसे पहले रे एंड स्टीव के बिजनेस के 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो रे एंड स्टीव के बिजनेस के 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 3 सालों का जो रे एंड स्टीव ने जो प्रॉफिट कमाया है, दैट इज 97,000 प्लस 74,000। सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं जरा स्क्रीन, हाँ मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं उसको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। जी, स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई होगी आपसे। रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो रे एंड स्टीव के बिजनेस के अंदर जो इन्होंने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट्स कमाया, पहले साल का था 97,000, दूसरे साल का है 74,000 और तीसरे साल का है 78,000। इन तीनों सालों के प्रॉफिट्स का अगर मैं एवरेज लूँ, डिवाइड बाय 3 करूँ, कैलकुलेटर में फिगर्स अपने पास डालता हूँ, अगर मैं 97 प्लस 74 प्लस 78 डिवाइड बाय 3, तो ये मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है $83,000 का। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रे एंड स्टीव। और उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई गुडविल को आप वैल्यू करोगे एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 year। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 83,000 आ गया। गुडविल की वैल्यू करने के लिए हम इसी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years को मल्टीप्लाई करा देंगे, किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि उसने कहा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। लास्ट 3 years का एवरेज निकाला, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया, तो 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज आ गया।
और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, तो मेरे पास रे एंड स्टीव के बिजनेस की गुडविल निकल के आ जाएगी, विच इज कमिंग अप टू बी एज $1,66,000। जबकि यही काम मैं टीना के बिजनेस के लिए भी करूंगा। टीना के बिजनेस में जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे, 19 प्लस 22 प्लस 28, 19,000 प्लस 22,000 प्लस 28,000, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करूंगा तो एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 19 प्लस 22 प्लस 28, जो कि मेरे पास आ रहा है $69,000। और उसको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए इस एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूंगा, 69,000 टाइम्स 2। तो मेरे पास गुडविल निकल के आ रही है $1,38,000 टीना के बिजनेस की। तो ये आपके पास आ गई टीना के बिजनेस की गुडविल। दोनों बिजनेसेस की गुडविल हमने निकाल ली है। उसके आगे वो कहता है नो गुडविल अकाउंट इज टू बी केप्ट इन द बुक्स ऑफ द न्यू बिजनेस। बुक्स ऑफ न्यू बिजनेस में कह रहा है कि भाई हमने कोई टी अकाउंट जो है वो न्यू बिजनेस की बुक्स के अंदर गुडविल में नहीं मेंटेन करना। यानी कि जो गुडविल है, आपने जो गुडविल अभी कैलकुलेट की है, रे एंड स्टीव के बिजनेस की 166,000 निकल के आई है। और टीना के बिजनेस की, अच्छा टीना के बिजनेस की उसमें, अच्छा हमने ये डिवाइड बाय 3 नहीं करवाया हुआ, इसको डिवाइड बाय 3 भी करवाना है। 19 प्लस 22 प्लस 28, 69 डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है 23 गुडविल। 23 आ रहा है एवरेज ऑफ द 3 इयर्स प्रॉफिट, और 23,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है आपके पास 46,000। तो ये बेसिकली आपके पास जो आपने रे एंड स्टीव और टीना के बिजनेस की गुडविल निकाली है। अगली एडजस्टमेंट में आपसे कहता है नो गुडविल इज टू बी कैप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है गुडविल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन नहीं करनी है। यानी कि आप जो पार्टनरशिप चेंज के अंदर पढ़ते हुए आए थे कि भाई गुडविल रिकॉर्ड तो कर लेंगे, जब गुडविल रिकॉर्ड होगी इट विल बी रिकॉर्डेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो, एंड जब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो इट विल बी रिटन ऑफ अमंग्स द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएनएल रेशियो। तो न्यू पार्टनर्स अब आपके पास कौन से हैं? रे, स्टीव एंड टीना, जिनका पीएनएल रेशियो गिवन है 40 40 एंड 20। तो जो टोटल गुडविल बनेगी दोनों बिजनेसेस की मिलाकर, उसको हम 40 40 20 के रेशियो से क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। एंड देन लास्ट में कहता है ऑल टेंजिबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर वैल्यूड एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे अब आप जरा फर्क देखो, ये बेसिकली रिवैल्यूएशन की बात हो रही है। रे एंड स्टीव के बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू थी, जो एसओएफपी में रिकॉर्डेड थी, वो 2,30,000 थी। जबकि जो उसकी फेयर वैल्यू है, या ये कह लो कि जो उसकी एग्रीड वैल्यू है, एग्रीड वैल्यूएशन है, वो 280 आ रही है। इसका मतलब ये कि लैंड एंड बिल्डिंग पे रे एंड स्टीव को 50,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन मिला, क्योंकि भाई 2,30,000 उन्होंने अपनी एसओएफपी में रिकॉर्ड किया हुआ था, और उसकी एग्रीड वैल्यू जो कि न्यू पार्टनरशिप के अंदर ट्रांसफर हो रही है, जिस वैल्यू के ऊपर ये लैंड बिल्डिंग, वो 2,80,000 है। विच मीन्स एज कंपेयर टू द एसओएफपी फिगर ऑफ लैंड बिल्डिंग फॉर रे एंड स्टीव, जो कि 2,30,000 थी। एंड व्हेन वी कंपेयर दिस फिगर विद द ट्रांसफर वैल्यू, जिस 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 वैल्यू पर आप लैंड एंड बिल्डिंग को न्यू पार्टनरशिप में ट्रांसफर कर रहे हो, वो 2,80,000 है। तो 50,000 का ये इंक्रीज है। इसी तरीके से इन्वेंट्री को अगर देखो, तो इन्वेंट्री जो एसओएफपी में रिकॉर्डेड थी 38,000 की रिकॉर्डेड थी, और हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 35,000 का। तो ये आपका आ गया 3,000 का डिक्रीज। और लास्ट में अगर आप ट्रेड रिसीबल को देखो, तो ट्रेड रिसीबल आपके पास गिवन थे 75,000 के, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 68,000 पे, तो ये आ गया 7,000 का डिक्रीज। यानी कि तीन एसेट्स, बाकी सारे एसेट्स तो वो कह रहे हैं बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तीन एसेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। जिसमें से लैंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो अपवर्ड थी, नेट बुक वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा थी 50,000 से, तो हमने दिखाया कि भाई वो 50,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीबल की वैल्यू 3,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली से लोअर थी, तो हमने दिखाया कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। अगर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कराओ तो आपको पता चलेगा कि भाई ओवरऑल जो ये एसेट्स की रिवैल्यूएशन हुई है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टुवर्ड्स द न्यू पार्टनरशिप, तो रे एंड स्टीव के बिजनेस के अंदर जो एसेट्स की वैल्यूएशन अपवर्ड्स गई है, वो कितने से अपवर्ड्स गई है? $40,000 से वो ऊपर गई है, इंक्रीज हुई है। और ये एक तरीके से, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्या मैं इसको कह सकता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए? तो जी बिल्कुल, ये आपका एक तरीके से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ही है, क्योंकि आपने जब एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे थे और आपके रे एंड स्टीव के बिजनेस में जो एसेट्स थे
उनकी वैल्यूज इंक्रीज हुई हुई है, उनकी फेयर वैल्यूज ज्यादा इंक्रीज हुई हुई है। तो जब आपने उसके इंक्रीज को एडजस्ट किया तो आपको पता चला कि भाई ओवरऑल रे एंड स्टीव बिजनेस की पार्टनरशिप में जो एसेट्स पड़े हुए थे उनकी वैल्यू 40,000 से क्या है ज्यादा है। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40,000 का हुआ है, ये किसको मिलेगा? क्या सिर्फ ये रे एंड स्टीव को मिलेगा या टीना को भी मिलेगा? तो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस कि पार्टनरशिप, अभी तो न्यू पार्टनरशिप बन रही है ना, अभी तो बिजनेस मर्ज हो रहा है, उससे पहले के जितना भी बेनिफिट है या जितना भी प्रॉफिट है, चाहे वो रिवैल्यूएशन की वजह से हो या किसी और वजह से हो, वो सारा का सारा रे एंड स्टीव को मिलेगा। अच्छा, सेम काम हम टीना के लिए भी करेंगे। टीना के बिजनेस में जो लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड था एट 1,09,000 और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो है 1,30,000। तो इसका मतलब यह है कि टीना के बिजनेस में भी लैंड एंड बिल्डिंग 21,000 से अपवर्ड रीवैल्यू किया गया है। इन्वेंट्री की बात करी जाए तो टीना के बिजनेस में कितने की रिकॉर्डेड थी? 23,000 की, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 21,500 है। तो इन्वेंट्री 1,500 से डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है। और ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो वो टीना के बिजनेस में रिकॉर्डेड थे 45,000 के, और उसकी फेयर वैल्यू की बात करी जाए तो 43,000 है, यानी कि वो भी 2,000 से नीचे जा रही है। तो 21,000 माइनस 1,500 माइनस 2,000 अगर आप करो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 21 माइनस 2.5 माइनस 2, आपके पास आंसर आ जाएगा $17,500। तो ये एक तरीके से वो प्रॉफिट है जो कि टीना को मिलेगा बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ हर एसेट्स, के उसके एसेट्स भी जब ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू द मर्ज बिजनेस, जो कि रे एंड स्टीव और टीना का न्यू मर्ज बिजनेस बन रहा है, तो बाकी सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन कुछ एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा है, कुछ की कम भी है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल के केस में बात करें तो उनकी कम भी है। लेकिन जब आप उसका नेट इम्पैक्ट देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई रे एंड स्टीव के बिजनेस में जो एसेट्स की वैल्यू है वो ओवरऑल 40,000 से बढ़ गई है, और टीना के बिजनेस में जो एसेट्स की वैल्यू है जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं न्यू पार्टनरशिप में तो वो 17,500 से 17,500 से इंक्रीज हो गई है। तो 40,000 का बेनिफिट रे एंड स्टीव के अकाउंट, रे एंड स्टीव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उनका पीएनएल रेशियो जैसे कि गिवन था पहले इक्वली था, तो ये 40,000 का बेनिफिट रे एंड स्टीव को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रे एंड स्टीव दोनों को 20,000 का बेनिफिट मिलेगा। और टीना के तो जो भी पैसे वो सारे उसके अपने ही है ना, तो अगर उसको 17,500 का बेनिफिट हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो वो सारा का सारा टीना का ही है, वो सारा का सारा टीना को ही मिलेगा। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट अब हम देख सर, लेते हैं। जी जी बोलिए। लेकिन जब हम एसेट को सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट तो हमें तब नहीं मिलेगा। बेटा, ये हम ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से जो हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है ना, उसका ये मतलब है कि आपके एसेट रखे रखे की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये आपके जो एसेट रखे रखे अब अगर उनकी वैल्यू बढ़ गई है और अब आप अपने एसेट्स को एक और बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हो, जब आप उसको एक और बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हो तो द थिंग इज दैट कि आप उसको उसकी बुक वैल्यू के ऊपर मर्ज नहीं करोगे, आप उसको उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर मर्ज करोगे। और फेयर वैल्यू जैसे कि इस केस में आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग की जो फेयर वैल्यू है जिसपे वो लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, वो 1,30,000 है। और अगर आप उसको देखो कि वो एसओएफपी में टीना के लिए कितने रिकॉर्डेड थे, तो वो 1,09,000 के रिकॉर्डेड थे। तो एट द टाइम ये जब न्यू पार्टनरशिप बन रही है, उस न्यू पार्टनरशिप की फॉर्मेशन के टाइम पे टीना जो एसेट बिजनेस के अंदर अपनी मर्ज पार्टनरशिप के अंदर डाल ली है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 1,09,000 नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 1,30,000 है। तो आप जो बात कह रहे हो ना सर, प्रॉफिट तो बेचने के वक्त होता है, बिल्कुल वो रियलाइज प्रॉफिट तो बेचने के वक्त होता है। बट द थिंग इज दैट मैं यहाँ बेच नहीं रहा, मैं यहाँ अपने एसेट्स को एक नए बिजनेस के साथ मर्ज करवा रहा हूँ। जब मैं उसको एक नए बिजनेस के साथ मर्ज करा रहा हूं तो एट द टाइम ऑफ दैट मर्जर उस एसेट की वैल्यू के अंदर जितना भी इंक्रीज आया है वो सारा मेरी अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से आया है। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000 की खरीदी थी, अगर आज वो 2-4 साल बाद 130,000 की हो गई है तो टीना कहेगी कि भाई ये सारा का सारा मेरी होशियारी की वजह से या मेरे डिसीजन की वजह से बेनिफिट हुआ है, तो जो भी बेनिफिट है ये मुझे मिलना चाहिए। सो दैट इज वाई हम इसको आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक तरीके से हो रहा है कि भाई जब आप एसेट्स को मर्ज कर रहे हो न्यू बिजनेस के साथ, तो जो 1,09,000 का एसेट था वो 1,30,000 का हो गया, विच मीन्स कि टीना की जो जो एसेट्स की वर्थ है,
जो कि टीना न्यू बिजनेस के अंदर ट्रांसफर कर रही है, वो अगर सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बात करूं तो अब 1,09,000 नहीं रही, वो 1,09,000 से बढ़ के 1,30,000 हो गई है। और उसी को मैं, उसी बेनिफिट को मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से टीना के लिए क्या है, टीना के लिए ये जब उसने एसेट को मर्ज करवाया है न्यू बिजनेस के साथ, तो उसका एक तरीके का बेनिफिट है, एक तरीके का प्रॉफिट है। वो यहाँ पे एसेट सेल नहीं कर रही है, लेकिन वो ये इंश्योर करना चाहती है कि भाई अब तक एसेट की वैल्यू के अंदर जो भी इंक्रीज आया है वो सिर्फ मुझे मिले, क्योंकि वो मेरे डिसीजन की वजह से बेनिफिट जनरेट हो रहा है। तो फॉर द सेम पर्पज वो उस इंक्रीज इन वैल्यू को अपना क्या ट्रीट कर रही है, अपना एक तरीके से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रीट कर रही है। और सिर्फ टीना ये काम नहीं कर रही, रे एंड स्टीव जो दूसरा बिजनेस है जो कि टीना के बिजनेस के साथ मर्ज हो रहा है, वो भी सेम काम कर रहा है। वो भी यही कह रहा है कि भाई अगर मैंने एक लैंडेड बिल्डिंग ली थी 2,30,000 की, और जी जी बोलिए। इन दोनों के जो एसेट्स हैं वो वो दोनों के अलग अलग ही रहेंगे नहीं नहीं, दोनों के मर्जर फिर के जब बाद भी। अभी अभी अलहदा, अभी ये सेपरेट है, अभी दोनों के एसेट्स डिफरेंट है, लेकिन जब मर्ज हो जाएंगे तो वो फिर पार्टनरशिप के एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है ना, वो फिर पार्टनरशिप के एसेट्स कहलाएंगे। और इसी वजह से कि इससे पहले कि वो पार्टनरशिप के एसेट्स कहलाएं, उनकी वैल्यूज के अंदर जितना भी इंक्रीज आया है, दोनों बिजनेसेस जो सेपरेट हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक वैल्यू के अंदर जितना भी इंक्रीज आया है वो हमारी मेहनत की वजह से, हमारी डिसीजन मेकिंग की वजह से आया है, तो वो हम रखेंगे। वंस जब हमारा बिजनेस मर्ज हो जाएगा तो फिर तो ये सारे एसेट्स पार्टनरशिप के एसेट है ना। फिर हाँ, उसके बाद जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा अरे लेकिन वो ये न्यू देगा कौन? पार्टनर्स। कौन देगा? देने से क्या मुराद ये है? चाल इसमें एसेट जब तक बिकेगा नहीं तो फिर सारा ये हजार पैसे, पाँच सौ ये पैसे आ नहीं रहे, ये जो यहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं ये आ नहीं रहे। ये बात ये हो रही है कि एसेट की वैल्यू लिखा हुआ है ना, ऑल टेंजिबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट इंक्रीज देयर कर बुक दी है। वैल्यू एक्सेप्ट, यस उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई हमें पैसे दे रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनकी लेकिन जब वैल्यू बढ़। अगर हम बेचेंगे नहीं तो सर वो डिवाइड कैसे होगा बाद में? तो वो पार्टनरशिप में आ जाएगा। हाँ नहीं, तो बेचेंगे नहीं तो आपने अभी बेचना नहीं है ना। आप ये कह रहे हो कि भाई देखो, मैं और तुम मिलके एक बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कुछ एसेट्स तुम लेके आ रहे हो, कुछ एसेट्स मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन द फैक्ट कि तुम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी भी एक पीएनएल रेशियो होगा। मैं कहूंगा कि भाई लेट से तुम्हारा 60% का पीएनएल, मेरा 40% का पीएनएल। और वो इस वजह से ओके क्यों फिर होगा? मैं अपना पीएनएल क्यों वो फिर कम डिवाइड हो रख जाएगा रहा हूँ? प्रॉफिट। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे टीना ने अपना पीएनएल कम रखा है, क्यों? क्योंकि टीना को पता है कि भाई मैं जो एसेट्स लेके आ रही हूँ बिजनेस के अंदर, उनकी अमाउंट कंपैरेटिवली काफी कम है एज कंपेयर टू द एसेट्स जो कि रे एंड स्टीव बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं। सो फॉर द सेम रीजन जो है, वो टीना की जो पीएनएल रेशियो है वो भी कम है। और अब जो बिजनेस जब मर्ज हो जाएगा तो वो सारे एसेट्स पार्टनरशिप के हैं। और अब अगर लेट से आप कहते हो कि सर अब टीना अलग होती है, या टीना जो है वो कहती है कि भाई मुझे पार्टनरशिप के साथ नहीं चलना, तो सारे जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होगा, फिर हम कहेंगे कि भाई टीना रिटायरिंग पार्टनर है, जो हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का केस पढ़ा था, और उस हिसाब से हम टीना की सारी सेटलमेंट कर देंगे 20% के उसके रेशियो के हिसाब से, जो कि उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब पार्ट ए के अंदर वो क्या कहते हैं, एक्सप्लेन 3 बेनिफिट्स ऑफ अ मर्जर। मर्जर के बेनिफिट्स क्या है भाई? सबसे पहले तो मर्जर का बेनिफिट ये है, एक वर्ड होता है सिनर्जीज, हायर सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब ये होता है, मैं अभी लिख भी देता हूँ, हायर सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब ये होता है कि जब दो बिजनेस कंबाइन हो तो उनको फायदा मिले, यानी कि दो बिजनेस के कंबाइन होने की वजह से उन दोनों कंबाइंड बिजनेस को बेनिफिट मिले। कंबाइंड बिजनेस को बेनिफिट किस फॉर्म में मिल सकता है? हायर सिनर्जीज इन फॉर्म ऑफ लोअर कॉस्ट, तो इन इसका फॉर्म मतलब ऑफ क्या हुआ? लोअर। सिनर्जीज सिनर्जीज का मतलब बेनिफिट, सिनर्जीज का मतलब अगर दो चीजों को बेनिफिट। कंबाइन कर दो तो कंबाइन करने की वजह से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं ना, वो बेनिफिट। अब वो बेनिफिट कैसे आ सकते हैं, मैं वही लिख रहा हूँ, हायर सिनर्जीज इन फॉर्म ऑफ लोअर कॉस्ट, बिकॉज द मर्ज बिजनेस। लोअर कॉस्ट कैसे पड़ेगी भाई? अब अगर मैं टीना अलग ऑपरेट कर रही थी, रियल स्टीव अलग ऑपरेट कर रहे थे, तो हम कह रहे हैं उनके पास इतनी सिनर्जीज नहीं थी, इतना बेनिफिट नहीं था। अब वो जब मर्ज हो गए तो हम कह रहे हैं कि भाई उनको लोअर कॉस्ट मिलेगी। कैसे लोअर कॉस्ट मिलेगी? बिकॉज द मर्ज बिजनेस, जो मर्ज बिजनेस है, मर्ज बिजनेस विल बी एबल, विल बी एबल टू परचेज इन बल्क क्वांटिटीज, allowing them to get more discounts। क्योंकि अब मर्ज बिजनेस है, ज्यादा बड़ा बिजनेस है, तो वो बल्क क्वांटिटीज के अंदर ऑर्डर देगा, बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेज करेगा, तो उसको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेंगे, allowing them to earn more discounts।
एक मिनट दिएगा, आसान हो जाए सर। अच्छा जी, ये तो एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट हम ये लिख सकते हैं, पूलिंग ऑफ स्किल्स as new owners will bring as new owners will bring more and a variety of expertise, मोर एंड वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज। ज्यादा लोग होंगे तो हम ये कहते हैं कि भाई ज्यादा एक्सपर्टीज बिजनेस के अंदर आ सकती है। एंड देन थर्ड रीजन हम ये लिख सकते हैं कि जब आप अपने किसी लेट से, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ही अगर आप लेट से, मेरा भी एक बिजनेस था, मैं भी लेट से अगर सॉफ्ट ड्रिंक की एक कंपनी हूँ और मैंने एक और सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, तो अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने मर्जर के बाद अपने कंपटीशन कंपटीशन को एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट कर लिया। बिल्कुल, और कंपटीशन को एलिमिनेट करने का फायदा क्या होगा कि मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, और मैं फिर मार्केट शेयर बढ़ जाएगा तो शायद ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा सेल्स कमा सकूं। merger will eliminate competition if merger is done in same line of business. If merger is done in same line of business, it will reduce it will reduce competition and increase market share, and increase market share, which can also improve profitability, which can also improve profitability। तो ये तो तीन बेनिफिट्स ऑफ मर्जर हमने लिख दिए। देन अगले पार्ट में कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर इन द न्यू पार्टनरशिप एट 1 जनवरी 2023। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो, लाइक से टीना के केस में बात करें तो उसका जो सोल ट्रेडर का बिजनेस है, उसके सोल ट्रेडर के बिजनेस में भी उसका कैपिटल का कुछ बैलेंस गिवन था, 1,86,000। एंड सेम रे एंड स्टीव के जो पार्टनरशिप थी, उसमें भी उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन था, 198,000 एंड 177,000 रिस्पेक्टिवली। ये अगर हम देखते हैं कि भाई ये दो बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं, इसमें रे एंड स्टीव के केस में ईच पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस गिवन है, टीना के केस में उस सोल ट्रेडर का अपना कैपिटल का बैलेंस गिवन है। तो अगर हमसे अब क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि जो न्यू मर्ज पार्टनरशिप होगी, उस मर्ज पार्टनरशिप के अंदर इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस क्या होंगे। तो अगर आपको बच्चा बोले सर जो क्लोजिंग डेट पे थे मर्ज होने के बाद भी वही बैलेंसेस रहेंगे, तो वो बात गलत हो जाएगी। क्यों वो बात गलत हो जाएगी? क्योंकि एक तो उस बैलेंस के अंदर गुडविल अकाउंटेड नहीं हुई थी। वैसे 198, 177, 186 ओपनिंग बैलेंस उसने आपको देखो लिख के दिए ऑलरेडी ना, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस थे। इन बैलेंस का मसला क्या है कि इसके अंदर एक तो गुडविल की वर्किंग अकाउंटेड नहीं हुई भी, और इसके अंदर रिवैल्यूएशन की वर्किंग भी अकाउंटेड नहीं हुई भी। तो आप गुडविल की वर्किंग किस तरीके से अकाउंटेंट करोगे? आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले तो गुडविल को रिकॉर्ड करो। जब आप गुडविल को रिकॉर्ड करोगे, तो इसके तो हमने काम ऑलरेडी कर लिया है ना, हमने दोनों बिजनेसेस की गुडविल भी कैलकुलेट कर ली थी। जो यहाँ पे हमारे पास रे एंड स्टीव के बिजनेस की गुडविल आ रही थी वो 166,000 थी, और टीना के बिजनेस की 46,000 थी। रे एंड स्टीव के बिजनेस की गुडविल दोनों पार्टनर्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का पुराना वाला जो पीएनएल रेशो था वो इक्वल था, दोनों इक्वली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। तो 166,000 डिवाइड बाई 2, आपके पास ये 83,000 ईच पार्टनर की गुडविल है जो कि रिकॉर्ड हो जाएगी इनके कैपिटल अकाउंट में। ये एक तरीके से कैपिटल अकाउंट ही है, उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा हुआ है, लेकिन एक तरीके से कैपिटल अकाउंट ही है। तो जो चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती है वो क्रेडिट साइड पे यानी कि ऐड हो जाएगी, और जो चीज कम करती है वो माइनस हो जाएगी। तो गुडविल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ऐड हो जाएगी रे एंड स्टीव के अकाउंट में 83,000 ईच से। और टीना की तो जो, क्योंकि टीना का बिजनेस सोल ट्रेडिंग बिजनेस था ना, तो उसकी तो जो भी गुडविल है वो टीना को ही मिलनी है। तो 46,000 जो हमने टीना की बिजनेस की गुडविल निकाली थी, वो एज इट इज 46,000 टीना के बिजनेस में रिकॉर्ड कर ली जाएगी। देन उसके बाद आपने जो रिवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट निकाला था, जो आपने एडजस्टमेंट, जो तीन एसेट्स थे बेसिकली जिनकी वैल्यूएशन के अंदर एडजस्टमेंट थी,
कि भाई वो कह रहे थे कि बाकी तमाम एसेट्स तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहे हैं एक्सेप्ट इन तीन वैल्यूज के हटा के, इन तीन एसेट्स को हटाकर। तो आपने देखा था कि लेट्स से अगर रे एंड स्टीव के बिजनेस की बात करूं तो उनको इन एसेट्स की वैल्यू के इंक्रीज की वजह से अगर कहा जाए कि जब इन एसेट्स की वैल्यू के अंदर एडजस्टमेंट कराई हमने, तो हमें पता चला कि भाई रे एंड स्टीव के बिजनेस के तो एसेट्स की वैल्यू 40,000 से बढ़ गई है। जिसको मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिख दिया कि ये एक तरीके से आप इसको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कंसीडर कर सकते हो। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या होता है, ये पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर रे एंड स्टीव तो उनको मिलेगा, और उनका पीएनएल रेशियो इक्वल था, तो इक्वल यानी कि 20,000 ईच दोनों पार्टनर्स को रिसीव होगा। जो भी ये एसेट की एडजस्टमेंट हुई है, तो इस एडजस्टमेंट की वजह से जो प्रॉफिट एक तरीके से या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एसेट्स की वजह से रे को भी 20,000 मिलेगा। और ये कैश फॉर्म में बात नहीं हो रही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कैश फॉर्म में बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने का जो भी बेनिफिट है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रे एंड स्टीव को मिल रहा है। तो इसको आप रिवैल्यूएशन भी कह सकते हो, इसको आप एडजस्टमेंट इन एसेट्स भी कह सकते हो, दोनों चीजें सेम है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सर आप ओवरव्यू दे सकते हैं आपने रे एंड स्टीव का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैसे निकाला? तीन एसेट्स थे बेसिकली जिसमें उनकी वैल्यू बढ़ रही थी। तो रे एंड स्टीव की बिल्डिंग 2,30,000 की बुक वैल्यू थी, और एग्रीड वैल्यू 2,80,000 हो गई, तो 50,000 से बढ़ गया। इन्वेंट्री उनकी थी रिकॉर्डेड 38 पे, वो 35 पे गई, तो 3,000 से कम हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल 75 के थे, वो 68 पे गए, तो वो 7,000 से कम हो गए। नेट फिगर निकाली तीनों एसेट्स की, तो वो 40,000 बनी। तो दैट इज हाउ हमने कह रहे हैं कि भाई ये 40,000 से इनके एसेट ऊपर गए, 20,000 दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। सेम काम टीना के लिए किया था, तो टीना के एसेट्स अपवर्ड गए हैं 17,500 से। बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज तो उसने कह दिया बुक वैल्यू पर रिकॉर्डेड है। सिर्फ इन तीन एसेट्स एंड तीन एसेट्स की वैल्यू के अंदर जो है वो डिफरेंस था। तो तीनों वैल्यूज को हमने देख लिया कि भाई बुक वैल्यू के मुकाबले में वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में ऊपर जा रही थी, बाकी दो में नीचे जा रही थी। नेट इम्पैक्ट निकाला तो वो रे एंड स्टीव के लिए भी पॉजिटिव आया और टीना के लिए भी पॉजिटिव आया। और उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि भाई ये अब जो एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे वो रे एंड स्टीव के बिजनेस से हो रहे हो, चाहे वो टीना के बिजनेस से हो रहे हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द बुक वैल्यूज जो कि एसओएफपी में रिकॉर्डेड थी। एंड फॉर द सेम पर्पस, क्योंकि अब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा ज्यादा है, तो जितने से एसेट की वैल्यू बढ़ी है उतने से ही हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो रे एंड स्टीव के केस में 20,000 ईच, और टीना के केस में 17,500। अच्छा जी। अब इसके बाद एक और स्टेप, क्योंकि जो उसने गुडविल के बाद कहा था ना, गुडविल अकाउंट इज नो गुडविल अकाउंट इज टू बी केप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यानी कि गुडविल आपने रिकॉर्ड तो कर दी, और गुडविल रिकॉर्ड करने का पर्पस अगेन सेम है कि एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के, या ये कह लो कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के जो ओनर्स हैं, उनको उनकी उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन दैट दे हैव क्रिएटेड। तो उस वजह से अपने गुडविल को रिकॉर्ड किया। और अपेरेंटली ये जो गुडविल क्रिएट हुई है, आपको मैंने सवाल के शुरू में ये बात बहुत क्लियरली स्पेसिफाई की थी कि अभी जो आप रिसेंट क्लास में, 2 क्लासेस में आप सवाल कर रहे थे, उसमें एक कंपनी अगली कंपनी को पैसे देके और अपने शेयर्स देके खरीद रही थी। इस केस में कोई किसी को खरीद नहीं रहा। दो बिजनेसेस हैं, वो इंडिपेंडेंटली आपसी में डिसीजन लेके कि यार अगर हम मर्ज होके काम करें तो शायद हम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा अर्निंग कमा सकते हैं, तो वो आपसी में मर्ज हो रहे हैं, कोई किसी को पैसे पे नहीं कर रहा। दैट इज वाई ये जो गुडविल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज नॉट परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कब होती कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को पैसे देके या शेयर्स देके खरीद रहा होता। यहाँ पे कुछ खरीदा ही नहीं गया है। तो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि सर ये गुडविल क्यों नहीं मेंटेन होगी, एक तो उसने खैर कह भी दिया है कि नो गुडविल इज टू बी मेंटेन, और दूसरा ये कि ये जो गुडविल आपने कैलकुलेट करी है, ये स्टिल परचेज गुडविल नहीं है। ये कोई बंदा खरीद नहीं रहा, ये कोई बिजनेस खरीद नहीं रहा, ये आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल में ही अकाउंटेड होगी। और इंटरनली जनरेटेड गुडविल हमें पता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कहीं भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो नाउ गुडविल विल बी रिटन ऑफ। अच्छा, गुडविल जब राइट ऑफ होगी, तो गुडविल अब जब राइट ऑफ होगी तो आप इंडिविजुअली गुडविल को राइट ऑफ करने नहीं बैठोगे। आप बोलोगे कि भाई टोटल गुडविल कितनी है। तो रे एंड स्टीव के बिजनेस की जो टोटल गुडविल थी वो 166 थी, टीना के बिजनेस की 46 थी। तो 166 प्लस 46, आपके मर्ज बिजनेस के अंदर जो दोनों इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं उनकी तरफ से अगर टोटल गुडविल कहा जाए तो कितनी है, टोटल गुडविल आपके
मर्ज बिजनेस के अंदर जो आ रही है वो आ रही है 166 रे एंड स्टीव की तरफ से, एंड 46 आ रही है वो टीना की तरफ से, ऑब्वियसली $1000। 46 प्लस 166 ये बन रहा है $212,000। ये है टोटल गुडविल, रे एंड स्टीव के बिजनेस की 166,000, टीना के बिजनेस की 46,000। अब इस गुडविल को जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो दिस गुडविल विल बी रिटन ऑफ अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो कि हमारे पास गिवन था कि भाई ये जब दोनों बिजनेस मिलके एज अ पार्टनरशिप फॉर्म होंगे तो रे का रेशियो 40%, स्टीव का भी 40% और टीना का 20%। तो 2,12,000 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? रे के उसमें जो गुडविल राइट ऑफ होगी दैट वुड बी 2,12,000 टाइम्स 40%। सेम विल बी डन फॉर स्टीव, 2,12,000 टाइम्स 40%। टीना के लिए जो है क्योंकि उसका शेयर कम है, न्यू मर्ज बिजनेस के अंदर से 20% का शेयर है उसका, तो टीना के केस में 2,12,000 टाइम्स 20%। तो 2,12,000 टाइम्स 40% अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 84,800। ये आ रहा है रे के लिए, स्टीव के लिए भी सेम आएगा, और टीना के लिए 2,12,000 टाइम्स 20% ये आ रहा है 42,400, यानी कि उसका आधा। सर ये गुडविल गुडविल का ओवरव्यू दे राइट ऑफ सकते हैं होगी। कैसे क्या? गुडविल का ओवरव्यू बेटा उसने आपको गुडविल बताई भी थी, 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन थे। उसने कहा कि ईच बिजनेस की जो गुडविल है दैट इज 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो मैंने लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाला, लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज के प्रॉफिट को निकाल के टाइम्स 2 किया, तो इंडिविजुअल बिजनेस की गुडविल निकल के आ गई। ये हमारे पास गुडविल का प्रॉफिट्स गिवन थे, और ये उसने लिखा हुआ है गुडविल हैज टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले रे एंड स्टीव का काम किया, 3 सालों के प्रॉफिट गिवन थे, ऐड करके डिवाइड बाय 3 कराया, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट 83,000 आ गया, और फिर उसने कहा था 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, रे एंड स्टीव के बिजनेस की गुडविल 166,000 आ गई। सेम काम टीना के लिए किया, 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कराया, एवरेज प्रॉफिट 23,000 टाइम्स 2 किया, तो टीना के बिजनेस की गुडविल निकल कर आ गई। तो दिस इज स्टिल इंटरनली जनरेटेड गुडविल, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरे बिजनेस की रेपुटेशन मेरे लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स के एवरेज का 2 टाइम्स है, तो ये को खरीद नहीं रहा, ये स्टिल इंटरनली जनरेटेड गुडविल ही है। और इसी वजह से हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। खैर, अगर आप इन्हीं चीज़ों को अब ऐड सब्ट्रैक्ट करा लो, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं है। एक गुडविल की एडजस्टमेंट हो रही थी तो हमने गुडविल रिकॉर्ड भी कर दी, गुडविल राइट ऑफ भी कर दी, और दूसरा आपके पास जो है वो एसेट्स जो हैं, कुछ एसेट्स आपके ऊपर गए थे तो उनका जो इम्पैक्ट था वो भी हमने पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया। तो अब बस ऐड सब्ट्रैक्ट कराना है। अच्छा, जो वर्किंग कुछ हमने ऊपर करी थी वो वर्किंग भी कायदे से नीचे होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 मार्क का सवाल है। तो ये वाली वर्किंग जो हमने इवन गुडविल की चाहे कैलकुलेशन करी हो, या चाहे हमने ये भी 40,000 और 17,500 जो निकाला था, यूजुअली तौर पे वर्किंग्स के सेक्शन के अंदर करना था। फिर एड सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो 198,000 सर प्लस 83,000। जी जी बोलिए। वर्किंग के भी नंबर होते हैं वर्किंग शो करवाने के? बिल्कुल बिल्कुल, वर्किंग के नंबर होते हैं, और वर्किंग का आपको फिर जब वर्किंग का बॉक्स देता है तो आपने इंश्योर करना है कि आप वो वर्किंग बॉक्स के अंदर ही शो करें। तो आपके पास रे के कॉलम को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कराओ तो आंसर आ रहा है 2,16,200। स्टीव के उसमें जाएं तो स्टीव का ओपनिंग बैलेंस कम था, 195,200, और टीना के बिजनेस में 186,000 प्लस 46,000 प्लस 17,500 माइनस 42,400। ये आ रहा है 2,07,100। तो ये हमने एक तरीके से समझ लें, मर्ज बिजनेस के अंदर जो कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉर ईच पार्टनर मूवमेंट होनी थी उस मूवमेंट को शो किया, और ईच पार्टनर का जो एसओएफपी के अंदर, या ये कह लो कि स्टार्टिंग डेट पे इन द न्यू मर्ज बिजनेस जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होना है फॉर ईच पार्टनर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और हमने देखा कि भाई रे का 2,16,200 है, स्टीव का 195,200 है, और टीना का 2,07,100 है।
रीजन क्या था कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो रहा है? क्योंकि देखो, एक तो बहुत ऑब्वियस सा रीजन था कि भाई एसेट्स बढ़ रहे हैं, जो एसेट्स पार्टनर लेके आ रहे हैं। आप समझिएगा इस बात को। जो टीना का बैलेंस अगर मैं बात करूं, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ था $1,86,000, लेकिन दिस बैलेंस वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसकी लैंड एंड बिल्डिंग और उसका टोटल एसेट 140,000 का, और उसका टोटल एसेट्स 2,19,000 का, और उसकी लाइबिलिटीज जो है वो 33,000 की है। उसकी बेसिस पे हम कह रहे थे कि भाई टीना का कैपिटल 1,86,000 का है। लेकिन जब उसने नीचे कहा कि भाई टीना के तो कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि भाई टीना के तो एसेट्स की वैल्यू 17,500 से बढ़ गई है। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है टीना का कैपिटल भी बढ़ेगा। तो वही कैपिटल का इंक्रीज हमने यहाँ पे 17,500 से शो किया। दूसरी जो इसके अलावा एसेट्स के अलावा, जो एसेट्स की मूवमेंट के अलावा जो एडजस्टमेंट थी, वो गुडविल की थी। गुडविल मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी पार्टनरशिप के अंदर चेंज होगा, अच्छा यहाँ पे तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो मर्ज हो रही है ना पार्टनरशिप, बट इवन एट द टाइम ऑफ मर्जर रे एंड स्टीव भी कहेंगे कि यार हमने इतना काम किया, इतनी मेहनत की और हमने गुडविल क्रिएट किया है। सेम टीना भी यही कहेगी कि मैंने भी गुडविल क्रिएट की है। तो उन लोगों ने अपनी गुडविल को वैल्यू किया टू इंश्योर कि मर्ज बिजनेस, जब हम बिजनेस को मर्ज करें तो किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जिसने अभी तक जितनी मेहनत की है उसको उसका ड्यू शेयर मिल जाए। एंड अपेरेंटली हम गुडविल भी रिकॉर्ड ना करें, गुडविल यानी मेंटेन ना करें, और पार्टनर्स जब मर्ज पार्टनरशिप के अंदर आए तो किसी को ये ना लगे कि भाई मैंने इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर एफर्ट ज्यादा करी थी और मुझे उसका ड्यू शेयर नहीं मिला। गुडविल की वर्किंग से जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे उनको उनका ड्यू शेयर मेहनत का मिल चुका है। अब मर्ज बिजनेस है। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है इस मर्ज बिजनेस के अंदर, तो वो फिर नॉर्मल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप का सवाल बनेगा, जिसमें उसकी सेटलमेंट उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस और उसके पीएनएल रेशो के हिसाब से कर दी जाएगी। यानी जिस तरीके से आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा है, फिर वो उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि अब बिजनेस मर्ज हो चुका है। अब ये तीनों उस पार्टनरशिप, जो न्यू मर्ज बिजनेस न्यू मर्ज पार्टनरशिप है, उसके अंदर ये तीनों एज अ पार्टनर एक्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, अब पार्ट सी के अंदर क्या कहता है? पार्ट सी में कहता है प्रिपेयर द एसओएफपी ऑफ द न्यू पार्टनरशिप एट 1 जनवरी 2023। तो एसओएफपी बनाना मेरे ख्याल से आपको मुश्किल काम नहीं रहा। क्यों मुश्किल काम नहीं रहा? क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमने जो जो वर्किंग्स आ सकती थी एसओएफपी के अंदर, जो जहाँ जहाँ वर्किंग्स आ रही थी, वो वर्किंग सारी कर ली हैं। तो मर्ज बिजनेस के अंदर अगर हम स्टार्ट करें तो हम नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करेंगे। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग की ये जो एग्रीड वैल्यू है ये जाएगी। तो मर्ज बिजनेस के लिए दोनों को ऐड कर लूंगा, 280 प्लस 130। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, वो एग्रीड वैल्यूएशन या कह लो फेयर वैल्यू पे हुआ है, जो कि गिवन है 280 रे एंड स्टीव के लिए एंड 130 टीना के लिए। तो 280 प्लस 130, ये बन जाएगा 4,10,000। ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमारे पास और कोई नॉन करंट एसेट था? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी था। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए उसने, क्योंकि सभी एसेट्स के लिए कहा हुआ है कि भाई सभी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हुए हैं एक्सेप्ट फॉर दीज थ्री। तो इन तीन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी नहीं था, तो प्लांट एंड मशीनरी 68 प्लस 31 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। 68 प्लस 31, ये आपका आ गया प्लांट एंड मशीनरी, विच वुड बी 6999। दोनों का टोटल कर ले तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल निकल के आ जाएगा 410 प्लस 99, जो कि आ फाइव रहा है हंड्रेड एंड 5,09,000। बिल्कुल। फिर हम करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। ये काम जो है, अगर आप लोग रियलाइज करो तो लास्ट क्लास में जो हमने सवाल किया था जिसमें इवन एक्विजिशन हुई थी, तो फर्क क्या था? वहां पैसे और शेयर्स की फॉर्म में सेटलमेंट करके परचेज कंसिडरेशन दे के एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रहा था। यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दो बिजनेसेस मर्ज हो गए विद एन एंटिसिपेशन कि हमारा मर्ज बिजनेस जो है वो ज्यादा पैसे कमाएगा। इन्वेंट्री 35 प्लस 21,500, ये बन जाएगा 56,56,500। फिर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स थे। ट्रेड रिसीवेबल्स के केस में 68 प्लस 43,
ये 1,11,000 के बराबर है। देन हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, कैश एट बैंक एज इट इज आ जाएगा 19 + 11। अच्छा, एक और फर्क जो उसमें था, जब आप एक्विजिशन की बात करते हो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदे, तो उसमें अक्सर ये होता था कि बैंक अकाउंट नहीं, जो कंपनी बिक रही होती थी वो कहती थी सारी चीजें ले लो लेकिन उससे मेरा बैंक अकाउंट ना लो, बैंक अकाउंट मेरे लिए छोड़ दो। बट इस केस में क्योंकि ये बिकी नहीं है कंपनी, ये क्या हो रहे हैं, ये मर्ज हो रहे हैं। ठीक है ना, और मर्ज इस तरीके से हो रहे हैं कि कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा है, इट इज अ फ्रेंडली मर्जर, के वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों बिजनेस मर्ज होकर अब ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो उस केस में इवन उनके जो कैश के बैलेंसेस है या बैंक अकाउंट के बैलेंसेस है, वो भी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। 19 + 11, 30,000। मेरे ख्याल से बस यही 3 करंट एसेट्स थे। यस। तो अब तीनों करंट एसेट्स का टोटल कर लेंगे। 30 + 111 +56.5, यार 197,500। और टोटल एसेट्स निकालने के लिए हम नॉन करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे, यानी 197,500 +509,000, जो कि आ रहा है 706,500। टोटल एसेट्स आ गया, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सेक्शन बनेगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के सेक्शन में सबसे पहले इक्विटी, और ये क्योंकि पार्टनरशिप है तो इक्विटी के अंदर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, लेट्स से रे का आ जाएगा सबसे पहले, फिर स्टीव का आ जाएगा, और फिर हमारे पास टीना का आ जाएगा। और वो हमने ऑलरेडी निकाले में, रे का था 2,16,200, 2,16,200। स्टीव का था 195,200, और टीना का था 207,100। ऐड कर ले तो कैपिटल का टोटल आ जाएगा 216,200 +195,200 +207,100, ये आ रहा है 618,500। ये कैपिटल का टोटल आ गया। इसके बाद कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं थी, अलबत्ता करंट लाइबिलिटीज थी। इसमें आपके पास ट्रेड पेबल था, रेड स्टीव के बिजनेस का ट्रेड पेबल है 55 एंड टीना का है 33, तो 55,000 + 33,000, जो कि 88,000 बन रहा है। और टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज निकालने के लिए दोनों को ऐड करा दूंगा। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी का टोटल था 618,500, प्लस उसके अंदर लाइबिलिटीज आ जाएंगी 88,000 की, तो ये आ रहा है 706,500, यानी कि हमने मर्ज बिजनेस की एसओएफपी ठीक बना ली, क्योंकि हमारे जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं वो भी 706,500 है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी 706,500 के बराबर हो गया। देन लास्ट पार्ट में 5 मार्क के लिए कहता है द प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023 was $150,000. Okay. Discuss whether or not Tina has made the right decision to merge her business with Ray and Steve. Uh, Business justify our answer. Okay. तो अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो टीना का शेयर कितना होगा? टीना शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 150,000 का 20%, क्योंकि उसकी पीएनएल रेशो 20% था, विच वुड बी $30,000। और अगर टीना का पिछले पहले देखा जाए कहीं से, अगर प्रॉफिट हमें पता चल जाए कितना था टीना के बिजनेस के अंदर,
सर आप एवरेज से कंपेयर कर सकते हाँ बिल्कुल, एवरेज से कंपेयर कर लेते हैं। तो एवरेज हमने कितना निकाला था, एवरेज जो टीना पिछले 3 सालों का प्रॉफिट था एवरेज का, वो 23,000 था, और इवन अगर मोस्ट रिसेंट ईयर का कंपेयर करा जाए तो वो भी 28,000 था। तो हम इसको कंपेयर करा लेंगे एवरेज से। टीना शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी $30,000, विच इज मोर देन द एवरेज ऑफ हर लास्ट 3 years profit, which is more than the average of her last 3 years profit by $7,000। $7,000 से एवरेज से वो ज़्यादा है। वर्किंग दिखा देता हूँ, 30,000 माइनस 23,000। ठीक है जी। उसके बाद हम, अच्छा ये तो उसका बेनिफिट हो गया कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। बट हम इसका डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं कि टीना माइट नॉट हैव टीना माइट नॉट हैव as much say in decision making as she is a as she is now a minor partner, because उसका P&L रेशियो सिर्फ 20% का है। as she is now a minor partner in the merge business के अंदर टीना is just a सर पार्टनर डोरमेंट कब होता है? जब वो उसकी कोई वो ना हो, एज इन वर्किंग वो ना हो, वो काम ना कर रहा हो, उसने सिर्फ पैसे डाल के छोड़ दियो। अगर वो एक्टिवली काम में इन्वॉल्व है तो फिर वो एक्टिव पार्टनर है। अगर वो स्लीपिंग पार्ट। अगर वो नहीं है एक्टिवली काम में इन्वॉल्व, सिर्फ पैसे डाल के छोड़े में, तो स्लीपिंग पार्टनर, या जिसको आप डोरमेंट पार्टनर भी कह सकते हो। शी इज नॉट माइनर पार्टनर इन द मर्ज बिजनेस। ठीक है, टीना माइट नॉट हैव एज मच डिसीजन मेकिंग, शी इज नॉट माइनर पार्टनर इन द मर्ज बिजनेस। सर एंड जी बोलिए। शेयर होल्डर्स को भी पार्टनर्स ही कहा जाएगा ना? यार शेयर होल्डर्स ना कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपनी बन रही, जब कंपनी एज इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स है वो ओनर्स है, और कंपनीज के अंदर जो ओनर्स होते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये फर्क है। तो इनकॉर्पोरेशन का फर्क है कि वो कंपनी एज रजिस्टर्ड कैसे है। अगर वो तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो उसको ओनर को पार्टनर कह लोगे। अगर एज अ कॉर्पोरेशन, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर उसके ओनर को आप शेयर होल्डर कहोगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर ही पार्टनर है और पार्टनर ही शेयर होल्डर है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन का फर्क है। शेयर होल्डर सिर्फ उसी कंपनी का हो सकता है जो कि एज अ लिमिटेड कंपनी उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है वो, और पार्टनर तो फिर सिर्फ पार्टनरशिप का ही हो सकता है। अच्छा, फाइनल पार्टनर इन द मर्ज बिजनेस, और फिर हम अपना कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट टीना मेड द राइट डिसीजन as the burden of work the burden of work will get distributed and she will still be getting higher profits, and she will still be getting higher profits। या सो दैट वाज इट। ये आपको पूरा 25 मार्क का मर्जर ऑफ बिजनेस का सवाल हो गया, बहुत रीसेंट पेपर में आया था, मई जून 2024 के अंदर।